अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो के अंदर हमें ये सर्किट गिवन है और हमें इसका जीरो इनपुट रिस्पांस निकालना है। अब देखिए, पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक बिल्कुल बेसिक सर्किट देखा था और उसका जीरो इनपुट रिस्पांस निकाला था। हमें ये बात पता है कि जब भी हमें इंडक्टर गिवन होता है तो हम उसको करंट की फॉर्म में जो है ना अपना रिस्पांस निकालते हैं, और जब भी हमारे पास कैपेसिटर होगा तो हम वोल्टेज की फॉर्म में रिस्पांस निकालते हैं। मगर हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसमें मसला ये है कि हमारे पास इंडक्टर भी मौजूद है और कैपेसिटर भी मौजूद है, तो हमें पता कैसे चलेगा? हमें सवाल में उन्होंने बता दिया कि भाई आपको करंट की फॉर्म में निकालना है, ठीक है। और दूसरी बात है कि आपको एक लूप दिया हुआ है, तो यहाँ पे करंट सबका सेम होगा। अगर आप वोल्टेज की फॉर्म में निकालते हो तो आप रिस्पांस निकाल नहीं सकेंगे, क्योंकि वोल्टेज सबका डिफरेंट होगा, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो करंट सबका सेम है। तो ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसमें करंट सबका सेम होता है और इक्वेशन में आता है? तो ऐसी टेक्निक आपके पास होती है केवीएल, ठीक है। तो आप यहाँ पे पूरे लूप में केवीएल अप्लाई करेंगे, क्योंकि केवीएल में आपके पास यहाँ पे सबका करंट सेम होगा, वोल्टेज डिफरेंट होते हैं, सिर्फ वोल्टेज की फॉर्म में इक्वेशन लिखेंगे। हमारे पास टी एट जीरो पर ये स्विच जो है वो क्लोज हो चुका होगा, तो टी एट जीरो पर हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। टी एट जीरो पर ये स्विच क्लोज हो चुका होगा, तो इंडक्टर का वोल्टेज आपके पास क्या होगा? इसे मैं वी एल टी से डिनोट कर देती हूँ। प्लस का इसका हमारे पास वोल्टेज होगा वी आर टी, और इसे हम लोग कह देते हैं वी सी टी इक्वल्स टू जीरो। वी इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है इसका फॉर्मूला हमने पिछली वीडियो में देखा था, जो कि था एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। और क्योंकि आई जो है वो हम विथ रिस्पेक्ट टू टी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारा काम हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू टी देख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास आई ऑफ टी प्लस का ये हमारे पास वी इक्वल्स टू आई आर होता है, आर एज इट इज लिख देंगे, आई के लिए आई ऑफ टी लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि करंट सेम है ना सबका, तो यहाँ पे भी आई ऑफ टी आएगा, यहाँ पे भी आई ऑफ टी आएगा, करंट एक ही फ्लो कर रहा है। ये ऐसा नहीं बोलेंगे कि आई आर टी आई एल टी, वो तो फिर डिफरेंट के लिए आपने डिनोट कर दिया ना। फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस का। अब हमारे पास कैपेसिटर के लिए जो फॉर्मूला था आई इक्वल्स टू सी डी वी ओवर डी टी, मसला है कि यहाँ पे वोल्टेज लिखा हुआ है, तो वोल्टेज कैसे लाए भाई? वोल्टेज के लिए सिंपल यहाँ से फॉर्मूला निकाल लें। आपके पास डी वी ओवर डी टी बराबर हो जाएगा आई ओवर सी के, ठीक है। दोनों साइड पे इंटीग्रेट करें विथ रिस्पेक्ट टू टी, इसके डी ओवर डी टी जो है इसको खत्म करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी डी टी आ जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू टी आपने इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे सिर्फ वी ऑफ टी रह जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा वन ओवर सी आई टी डी टी, ठीक है। और 0 टू टाइम तक जो भी आपका करंट है, लिमिट्स आपने लगा दी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 ओवर सी 0 टू टी आई टी डी टी इक्वल्स टू जीरो। अब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, आपके पास जो भी इक्वेशन आ जाती है। मगर आप एक बात बताएं, अभी तक हमने कोई ऐसी इक्वेशन सॉल्व करी है जिसमें हमारे पास इंटीग्रेशन भी हो और डिफरेंशिएशन भी हो? ऐसी इक्वेशन हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। हमने अभी तक डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करना सीखा है, तो हमें यहाँ पे इसका इंटीग्रल खत्म करना पड़ेगा। यहाँ पे इंटीग्रेट हो रहा है टी के लिहाज से, तो अगर मैं इस टर्म को टी के लिहाज से डिफरेंशिएट कर दूँ तो ये इंटीग्रल यहाँ पे खत्म हो जाएगा। मगर मैं इस टर्म को अकेला डिफरेंशिएट नहीं कर सकती, तो मुझे पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस इंटीग्रल को खत्म करने के लिए। तो मैं सिंपल क्या करूंगी, एल यहाँ तो पहले ही एक डी ओवर डी टी लगा हुआ है, वापस से टी के लिए ऐसे डिफरेंशिएट करूंगी तो डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर हो जाएगा, आई ऑफ टी एज इट इज है, प्लस का आर। यहाँ पे अब एक भी डी ओवर डी टी नहीं था, मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ पे डी ओवर डी टी आ जाएगा आई टी से पहले। पहले क्यों आया भाई? देखिए, आई जो है वो टी का फंक्शन है, तो मैं टी के लिए ऐसा डिफरेंशिएट कर रही हूँ तो पहले लगाऊंगी मैं। अगर ये कांस्टेंट होता तो यहाँ पे डी ओवर डी टी लगता, नहीं लगता, उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा प्लस का, इंटीग्रल खत्म हो गया, तो यहाँ पे 1 ओवर सी और यहाँ पे सिर्फ आई टी रह जाएगा, ठीक है। इंटीग्रल हटा दें, डी टी भी हटा दें, ठीक है। सिंपल डिफरेंशिएट हो गया, खत्म हो गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा अरेंज करें, ये पहले से अरेंज हुई हुई है। स्क्वायर वाली टर्म डी के साथ स्क्वायर वाली टर्म पहले, फिर एक वाली टर्म है, और यहाँ पे कोई भी हमारे पास नहीं है। तो सिंपल हमें बात पता है कि जो इस तरीके से टर्म्स होती है, डी स्क्वायर वाई ओवर का डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 होना चाहिए कोफिशिएंट, यहाँ पे कोई और चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एल यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, तो इसको मैं यहाँ से कॉमन निकालूंगी, डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर आई ऑफ टी प्लस का ये हो जाएगा आर ओवर एल, यहाँ पे एल था नहीं तो आर ओवर एल हो गया, और ये हो जाएगा डी ओवर डी टी आई टी प्लस का यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर एल सी, यहाँ पे भी एल नहीं था इसलिए आई ओवर टी 1 ओवर एल सी और आई टी इक्वल्स टू जीरो। ये एल जीरो से डिवाइड हो गया, खत्म हो जाएगा सिंपल। अब यहाँ पे डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर को मैं डी स्क्वायर लिख सकती हूँ, कैपिटल का डी स्क्वायर, आई टी बाहर निकाल लें, ठीक है। प्लस का ये हमारे पास हो जाएगा आर ओवर एल, और ये हमारे पास डी ओवर डी टी मैं डी लिख सकती हूँ, तो ये मैंने यहाँ पे डी लिख दिया, प्लस का यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर एल सी इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे आपको वैल्यूज गिवन है आर की, एल की, सी की, तो सिंपल आप यहाँ पे पुट करें, आपके पास ये जो है एक नंबर्स की फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी, जो कि कुछ ऐसी होगी, डी स्क्वायर प्लस का 3d प्लस का 2 आई ऑफ टी,
यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखें आपने डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सॉल्व की हुई है, आपके पास दो ब्रैकेट आ गए। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये आपके पास एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है और ये 0 के बराबर है। तो मैं इस पूरी टर्म को 0 के इक्वेट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। मुझे असल में रूट्स निकालना है, 3d + 2 = 0। अब मैं रूट्स तो ऐसे निकाल नहीं सकती, मुझे d को लैम्डा से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो λ² प्लस का 3λ + 2 = 0। आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करें, तरीका क्या होगा देख लेते हैं। ये ऑन करेंगे, इस पे जाएं, 5 पे जाएं और आपके पास 3 पे आ जाएं। ठीक है, तो सिंपल 1 3 2, आपके पास -1 और -2 रूट्स आ गए। तो λ1 की वैल्यू आ गई आपके पास -1 और λ2 की वैल्यू आ गई आपके पास -2। तो करंट की फॉर्म में आप निकालने हैं तो आपके पास C1 e λ1t प्लस का C2 e λ2t, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो C1 e λ1 आपके पास क्या है -t प्लस का C2 e λ2 आपके पास क्या है -2t IT। अब देखिए ये आपके पास एक तरीके से आंसर आ चुका है, मगर ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है? आपके पास C1 और C2 की वैल्यू मौजूद नहीं है, और जब आपके पास इनिशियल कंडीशन सवाल में गिवन होती है तो ये C1 C2 की वैल्यूज निकालनी पड़ती हैं। अगर आपको यहाँ पे इनिशियल कंडीशन गिवन नहीं होती तो आप किसी कंडीशन का यूज करके C1 C2 निकाल ही नहीं सकते थे। तो जब भी आपके पास इनिशियल कंडीशन गिवन है, आपके ऊपर मस्ट हो जाता है कि आप C1 C2 की वैल्यूज निकालें। तो अब हम वैल्यूज निकाल के देख लेते हैं। अब देखिए हमने अपने क्वेश्चन को यहाँ तक सॉल्व कर लिया था, हमारे पास करंट की एक इक्वेशन निकल के आ गई है, मगर हमारे पास एक इनिशियल कंडीशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर VC @ 0 = 5। ठीक है, अब हमें इस कंडीशन का यूज़ करते हुए C1 और C2 की वैल्यूज़ निकालनी है। मगर हम यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि भाई ये कैसी कंडीशन है, हम ये कहाँ पे पुट करें, क्या करें कि C1 C2 की वैल्यूज आ जाए। क्योंकि हमारे पास जब भी कोई ऐसी इक्वेशन आती है, यहाँ पे हमने 2 दफ़ा डेरिवेटिव लिया था, मतलब हमारे पास जो इक्वेशन बन रही थी वो सेकंड ऑर्डर बन रही थी, अगर आप गौर से देखें तो। ठीक है, और हमने जो पहला क्वेश्चन किया था, जो पिछली वीडियो के अंदर ये वाला क्वेश्चन था, इसके अंदर देखिए हमारे पास सेकंड ऑर्डर जब डिफरेंशियल इक्वेशन मौजूद थी तो हमें जो कंडीशन गिवन थी वो y(t) की इक्वेशन थी ना, तो y(0) पे गिवन थी और y डेरिवेटिव @ 0 पे गिवन थी। मतलब ये कुछ ऐसे हमारे पास मौजूद होनी चाहिए थी, यहाँ पे कंडीशन i @ 0 = कुछ मौजूद होना चाहिए था और i डेरिवेटिव @ 0 = कुछ मौजूद होना चाहिए था, जो कि मौजूद नहीं है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये हमें निकालना पड़ेगा, तभी तो हम इसको कर सकेंगे। अब देखें I @ 0 मतलब जब स्विच बिल्कुल क्लोज हुआ तो इंडक्टर का करंट I, ये पूरी मतलब यहाँ से पूरा गुजरने वाला करंट, खास तौर पे इंडक्टर का IT की जब हम बात करते हैं तो इंडक्टर का। तो एक बात देखें, जब शुरू में यहाँ पे स्विच की क्लोजिंग हुई होगी तो इस पूरे लूप से क्या कोई करंट गुजर रहा होगा या नहीं गुजर रहा होगा? नहीं गुजर रहा होगा। क्यों नहीं गुजर रहा होगा? क्योंकि एकदम से समझिए कि आपकी सोर्स हट गई। ठीक है, अब शुरू में कैपेसिटर ने अपने अंदर चार्ज स्टोर किया हुआ है, अब वो देना शुरू करेगा सर्किट को। शुरू में कोई करंट नहीं है तो I @ 0 आपके पास क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अब I डेरिवेटिव ऑफ 0 आपने निकालना है। तो I डेरिवेटिव ऑफ 0 आप कैसे निकालेंगे? आपने जब शुरू में इक्वेशन बनाई थी अपने इसकी, तो किस तरीके से VLT प्लस का VRT प्लस का VC @ t = 0। ठीक है, अब यहाँ पे VLT मतलब इंडक्टर का जो आपके पास वोल्टेज है उसको मैं LdI/dt लिख सकती हूँ, बिल्कुल। और यहाँ पे हमारे पास RI प्लस का VC @ t। अब मुझे ये काम कब निकालना है? 0 पर निकालना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ LdI/dt I @ 0 प्लस का RI @ 0 प्लस का VC @ 0, है ना। तो VC @ 0 तो मुझे गिवन है 5, I @ 0 अभी हमने देखा क्या होगा? 0 हो जाएगा, और यहाँ पे I @ 0 मतलब कि L, और ये I डेरिवेटिव ऑफ 0 मैं इसको लिख सकती हूँ = 0। मतलब मैं इस इक्वेशन के जरिए I डेरिवेटिव ऑफ 0 निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा I डेरिवेटिव ऑफ 0, L की वैल्यू हमारे पास 1 सवाल में गिवन है। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 है, और यहाँ पे हो जाएगा +5 = 0, I डेरिवेटिव ऑफ 0 = -5। एक ये कंडीशन आ गई, और I @ 0 = 0। आपके पास ये इक्वेशन मौजूद है I @ 0 = 0, ये तो आप यहाँ पे पुट करें, ये आपके पास हो जाएगा I @ 0 = C1 e - 0 प्लस का C2 e - 2 × 0। t की जगह आप 0 पुट करें, और ये पूरी चीज़ I @ 0 भी किसके बराबर है? 0 के बराबर है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। C1 प्लस का C1 और C2 आपस में बराबर आ जाएंगे। एक तो ये इक्वेशन हो गई। अब आप इसको डेरिवेटिव लें, IT का डेरिवेटिव, मतलब ये हो जाएगा I डेरिवेटिव ऑफ t =
ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का C1 E माइनस टी माइनस का 2C2 E माइनस 2t। अब यहाँ पे आप ये वाली इक्वेशन पुट करें, ये हमारे पास हो जाएगा आई डेरिवेटिव ऑफ जीरो, मतलब अगर मैं टी की जगह जीरो पुट करूँ और यहाँ पे टी की जगह जीरो पुट करूँ और यहाँ पे टी की जगह जीरो पुट करूँ, तो ये हो जाएगा आई डेरिवेटिव ऑफ जीरो जो कि -5 के बराबर है, और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का C1, ये तो हमारे पास पूरा 1 के बराबर हो जाएगा, E माइनस 0 1 के बराबर होता है, और ये हो जाएगा माइनस का 2C2 E माइनस 0 1 के बराबर होता है। तो एक आपके पास ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का यूज़ करके आप C1 और C2 की वैल्यूज़ निकालें। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, C1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -5 और C2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। तो एक दफ़ा वैल्यूज़ आ गई, जो आपके पास ओरिजिनल करंट की डेरिवेटिव लेकर नहीं, जो ओरिजिनल आपके पास इक्वेशन आई थी, यहाँ पे C1 और C2 की वैल्यूज़ पुट कर दें, तो ये आ जाएगा IT बराबर हो जाएगा आपके पास माइनस का 5 E माइनस टी के, और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 5 E माइनस 2t के। सिंपल, मैंने बस C1 और C2 की वैल्यू पुट करी है। तो इस तरीके से करके आपके पास ये इक्वेशन निकल के आ गई। आपने सिर्फ देखना है कि आपने कंडीशन, जो गिवन कंडीशन है उसकी हेल्प से अपने काम की कंडीशन कैसे निकालनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो आगे का काम होगा हम उसको कंटिन्यू करेंगे।